हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विहिंग कुरेन से ओल्ड डेमोन कहता है, जिससे वांगजी उसे गुस्से में ग्लेयर करने लगा। तभी विहिंग बात बदलते हुए कहता है, लंजा मेरे पूरे क्लोथ भीग गए हैं, अब मैं क्या पहनूं? ये सब वो पाउट बनाकर कह रहा था। तभी वांगजी एक गहरी सांस लेता है और अपने अल्मेडा के पास चला जाता है। वापस आने के बाद वांगजी ने अपनी फ्लैट वॉइस में कहा, इसे पहन लो। जैसे ही विहिंग ने उस रोब की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक वाइल्ड स्माइल आ गई थी। उसने कहा, लंजा ये तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे मैं पहनता हूँ। क्या ये क्लोथ तुमने मेरे लिए बनवाए थे? ये सुनकर वांगजी अपनी नजरें चुराने लगा और इसका एक सुइटेबल आंसर सोचने लगा। तभी विहिंग उसे टीज करते हुए कहता है, लैना गागा, मुझे नहीं पता था कि सेकंड मास्टर लैन चाहते हैं कि मैं उनके रूम पर बात लूं। इसलिए तो उन्होंने मेरे लिए रोब पहले से ही रेडी करवाए हुए हैं। अब विहिंग कहता है, वैसे लंजा तुम्हें मुझसे और क्या क्या चाहिए? तुम अपनी एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, जिससे मैं तुम्हारी हर एक विश को फुलफिल कर दूं। ये बोलकर वो वांगजी की तरफ एक ब्लिंक करता है, जिसे सुनकर वांगजी के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकला था, शेमलेस। विहिंग की टीजिंग से वांगजी के चीक्स बिल्कुल एप्पल की तरह रेड हो गए थे, जिसे देखकर विहिंग अपना पेट पकड़ते हुए हंसने लगता है। अब कुछ टाइम बाद वो फील्ड में पहुंच गए थे। उस टाइम पर सुबह के 10 बज रहे थे। समर्स के दिन थे। सूरज की गर्माहट की वजह से पहाड़ों में जमी हुई बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। क्लाउड रेसेस के सभी शिष्य और एल्डर्स फील्ड में पहुंच चुके थे। आज विहिंग का चेहरा सन की तरह ग्लो कर रहा था, क्योंकि पिछली रात उसने वांगजी की बाहों में जो बिताई थी। वांगजी की बॉडी से आने वाली सैंडलवुड की स्मेल उसे अभी अपनी बॉडी में भी फील हो रही थी, क्योंकि रात भर वो वांगजी के ऊपर एक कॉला बियर की तरह था। तभी उसने वांगजी की तरफ देखकर एक स्माइल करी और ब्लिंक किया, जिससे वांगजी का चेहरा फिर से रेड हो गया था। तभी एम्परर, जो अभी गुस्से में थे, वो कहते हैं, सिचेन की हालत के बारे में उम्मीद है आप सभी को पता होगा। एम्परर की ये बात सुनकर सभी की अटेंशन उस पर आ गई थी। अब एम्परर कहता है, प्रेत घाटी के सारे प्रेत आजाद हो चुके हैं। ये सुनकर वहां पर एक डरावना माहौल पैदा हो गया था। तभी एम्परर गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, वो सभी तलवार लेने आ चुके हैं। अब वो सबको वार्निंग देते हुए कहता है, सिचेन के साथ जो कुछ भी हुआ, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। अगर हमें पता चला कि तुम में से किसी ने भी उन प्रेतों की मदद करी है, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। ये बात याद रखना, क्लाउड रेसेस को धोखा देने का मतलब है तुम्हारी मौत। ये बात वहां पे खड़े हुए डिसिपल्स को चिल देने के लिए काफी थी। अब एम्परर अपने पास ही में खड़े हुए 2 सिपाहियों को इशारे में कुछ कहता है, जिसे देखकर वो दोनों वहां से चले गए। एम्परर का शांत चेहरा आज गुस्से में था। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सिचेन के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार हो। तभी कुछ ही देर में वो दोनों सिपाही वापस आ गए, लेकिन इस बार वो दोनों अकेले नहीं थे। वो कुछ और लोगों के साथ आए थे। उनके हाथ में एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा था, जिसके अंदर एक आदमी था। उसके बाल बिखरे हुए थे, जिससे उसका फेस कवर हो रखा था, लेकिन उसके शरीर में अनगिनत निशान थे जो सभी को साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिसमें से ब्लीडिंग हो रही थी। वो ऊपर से हाफ नेकेड था और उसकी बॉडी
ब्लड से कवर थी। तभी वो लोग उस पिंजरे को एम्परर के सामने ले जाकर पटक देते हैं। उस पिंजरे को जमीन पर इतनी जोर से फेंका गया था जिसकी आवाज पूरे क्लाउड रेसेस में गूंज रही थी। अब एम्परर उस पिंजरे को खोलने का इशारा करता है। जैसे ही उस पिंजरे को खोला गया, एम्परर ने उस पर्सन के बाल खींचकर उसे बाहर निकाला। उस इंसान की हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर का जो भी हिस्सा दिख रहा था वो पूरा खून में कवर था, जिसमें गहरे वीप के निशान थे। उस पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल मर सकता है। तभी मिंग्याओ उस पर्सन की बैक में एक लात मारता है जिससे वो जमीन पर गिर गया। अब मिंग्याओ उस पर्सन के सर में अपना पाँव रखता है। वो अपने जूतों से उस पर्सन का सर जमीन में मसल रहा था, जिससे वो पर्सन दर्द में कर्राने लगता है। उस पर्सन की हालत देखकर सभी के चेहरे उतर गए थे, क्योंकि उसे ऐसे मारा गया था जिससे देखने वाले की रूह तक कांप जाए। अब मिंग्याओ उस पर्सन के बालों को पकड़कर उसे खड़ा करता है। अब उसका चेहरा सबके सामने रिवील हो रहा था। जैसे ही म्याम्या ने उस पर्सन को देखा, एक पल के लिए उसकी दुनिया रुक गई थी। उसे पता भी नहीं चला कि उसके आंसुओं से उसका चेहरा भीग चुका है, क्योंकि ये पर्सन कोई और नहीं, उसका भाई जिन शुआन था, जिसे ढूंढने के लिए वो क्लाउड रेसेस आई हुई थी। उसने अपनी तलवार को बहुत टाइट पकड़ लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल मिंग्याओ को जान से मार देगी। अब मिंग्याओ ने एक स्मग करते हुए कहा, हालांकि उसके आंखों में गुस्सा और नफरत थी। ये वो इंसान है जो आज से 3 साल पहले क्लाउड रेसेस तलवार चुराने आया था, पर इसकी बदनसीबी की वजह से ये मेरे हाथ लग गया और इसका अंजाम तुम सभी के सामने है। अब जिन शुआन जोर जोर से कफ करने लगा, जिस वजह से उसके मुंह से ब्लड आने लगा था। तभी मिंग्याओ कहता है, इसे यहाँ से ले जाकर किसी जानवर के सामने पटक दो। म्याम्या वहाँ पर स्टिफ खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे पता था अगर उसने अभी कुछ करने की कोशिश करी तो वो अपने भाई को यहाँ से कभी भी नहीं ले जा पाएगी। वो जानती थी कि उसे अभी अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि उसे अपने भाई को यहाँ से सुरक्षित ले जाना है, उसके घर, उनकी पुरानी दुनिया में, जहाँ वो अपने भाई के साथ आज़ाद पंछी की तरह रहती है। उसके भाई की ऐसी हालत एम्परर मिंग्याओ की वजह से थी, तो वो उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगी। मिंग्याओ ने जो कुछ भी उसके भाई के साथ किया, उसकी कीमत उसे चुकानी होगी, अपनी जान देकर। अब लगभग 1 हफ्ता और बीत चुका था। इस बीच बहुत कुछ बदल गया। एम्परर मिंग्याओ दिन भर सिचेन के साथ रहते थे। वो एक पल के लिए भी सिचेन को नहीं छोड़ते थे। ये बात सभी के लिए क्वेश्चन की तरह थी, पर एम्परर से इसका जवाब पूछने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। दूसरी ओर लैन हुआन को कुछ कल्टीवेटर्स के साथ नाइट हंटिंग के लिए भेज दिया गया। इस बीच विहिंग म्याम्या से नहीं मिला था, क्योंकि वो अपना पूरा टाइम वांगजी के साथ बिताता था। उस रात उस लेडी डेमन और विहिंग के बीच में जो कुछ भी हुआ था, उसने वांगजी को सब कुछ बता दिया, जिस वजह से वांगजी को विहिंग के लिए सॉरी फील हो रहा था, क्योंकि उसने अपने इनोसेंट विहिंग पर चीटिंग करने का ब्लेम लगाया था। विहिंग ने वांगजी को ये भी बताया कि वो डेमन प्रेतों की राजकुमारी की बात कर रही थी। ये बात सुनकर वांगजी ने डिसाइड किया सिचेन के होश में आने के बाद वो इस बारे में उनसे बात करेगा। वांगजी की आदत थी, वो हमेशा 9 बजे सो जाया करता था, और जब भी वो आंखें खोलता
तो विहिंग उसकी बाहों में सोया होता था, जिसका आधे से ज्यादा वेट वांगजी के ऊपर रहता था और उसका हेड वांगजी की नेक पर। उसकी गर्म सांसें और उसके खर्राटों की आवाज अब वांगजी को बहुत प्यारी लगती थी। वांगजी की लाइफ के ये कुछ ऐसे पल थे जो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस थे। विहिंग हमेशा वांगजी को फॉलो किया करता। लैन हुआन अभी क्लाउड रेसेस में नहीं था। इसका मतलब था कि विहिंग को रोकने वाला अभी कोई नहीं था। वांगजी अपनी सारी क्लासेस को कंप्लीट करने के बाद घंटों लाइब्रेरी में कल्टीवेशन की बुक को रीड किया करता था। हालांकि बुक्स में विहिंग को कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वो वांगजी के साथ बैठा रहता क्योंकि उसे वांगजी का कामिंग फेस देखना अच्छा लगता था। वो उसे देखते हुए वहीं सो जाया करता था एंड जब उसे बहुत ज़्यादा बोर होता था तो वो वांगजी को परेशान करना स्टार्ट कर देता था। वो कभी उसकी नेक पर किस करता जिससे वांगजी का पूरा फेस बर्न करने लगता था और ये देखना विहिंग को बहुत पसंद था। अब लगभग 3 दिन और बीत चुके थे। सुबह के 11 बज रहे थे एंड विहिंग अपनी सारी क्लासेस को छोड़कर कोल्ड स्प्रिंग में बाथ ले रहा था। उसके हाथों में कुछ हर्ब्स और ऑयल थे जिसे वो अपनी बॉडी में रब कर रहा था। उस हर्ब से आने वाली रोजमेरी की खुशबू किसी को भी अराउज करने के लिए काफी थी। कोल्ड स्प्रिंग का पानी खून को जमा देने वाला था, पर आज विहिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके दिमाग में वांगजी की कही हुई बात चल रही थी, जिसे सुनने के बाद विहिंग के स्टमक में हजारों बटरफ्लाइज उड़ने लगी थी एंड उसका सुबह सुबह कोल्ड स्प्रिंग में ठंडे पानी से नहाने का रीज़न भी यही था क्योंकि सेकंड मास्टर लैन चाहते हैं कि वो उनके साथ हब वैली चले। उन्हें जेबूजुन के लिए कुछ मेडिसिन्स लेनी थी। हब वैली क्लाउड रेसेस से काफ़ी दूर है, जहाँ पहुँचने में उन्हें लगभग पूरा एक दिन लगेगा एंड उन्हें एक नाइट वहीं स्पेंड करनी होगी। हालांकि विहिंग पिछले कुछ दिनों से वांगजी के साथ ही बेड को शेयर कर रहा था, पर वांगजी के साथ एक पूरी रात हब वैली में गुजारने की बात से ही वो हार्डली ब्लश करने लगा। कुछ अनफैमिलियर से डिजायर्स थे जो उसके दिमाग में पैदा हो रहे थे एंड उसे पागल बना रहे थे। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज लगाई। जब विहिंग ने पलटकर उस पर्सन की तरफ देखा तो उसने शर्म के मारे अपनी नजरें झुकाई हुई थी। तभी विहिंग हंसते हुए कहता है, मैंने ट्राउजर पहने हुए हैं, इसलिए तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये बात अलग थी कि वो ऊपर से नेकेड था। उस पर्सन ने रेड रोब पहने हुए थे। उम्र में वो विहिंग के साथ का लग रहा था और उसकी आवाज बहुत धीमी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो डरा हुआ हो। तभी विहिंग उससे पूछता है, तुम कौन हो? आज से पहले मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा। ये सुनकर वो पर्सन घबरा गया था। उसने अपनी अटकती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम वेनिंग है और मैं वैन किंग का छोटा भाई हूँ। क्या आप उन्हें जानते हैं? विहिंग ने स्माइल करी और कहा, ओह, तो तुम वैन किंग के भाई हो। अब वो धीरे से कहता है, पर वो तो हमेशा गुस्से में रहती है और ये तो बहुत शांत है। उसने धीरे से कहा था, पर ये बात वेनिंग ने भी सुन ली थी, जिससे वो नजरें झुकाकर स्माइल करने लगा। तभी विहिंग कहता है, तुम 5 मिनट वेट करो, मैं तुम्हें अभी वैन किंग के पास ले जाता हूँ। वेनिंग ने धीरे से नोट किया। अब विहिंग कोल्ड स्प्रिंग से बाहर आ गया था। उसकी बॉडी से पानी की बूंदें टपक रही थी और वो हाफ नेकेड था, जिसे देखकर वेनिंग गल्प करने लगा।
विहिंग वेननिंग की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगा था। तभी विहिंग उसे टीज करते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरी बॉडी इतनी अट्रैक्टिव लग रही है जो तुम अपनी नजरें तक नहीं हटा पा रहे? ये सुनकर वेननिंग ने तुरंत ही अपनी नजरें नीचे कर ली और अपना सर जल्दी से नहीं में हिलाया और अपनी आंखें बंद करके टर्न हो गया, जिसे देखकर विहिंग की हंसी और जोर से छूटी थी। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही मैन हैं। ये बोलकर वो सोचने लगता है, लंजा भी तो मैन है, फिर उसे देखकर मेरी बॉडी रिएक्ट क्यों करती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।